कहानी की शुरुआत फ्लोरी नाम के एक ऐसे आइलैंड से होती है जहाँ का हर एक इंसान मैजिक जानता था। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मैजिक इतनी आम बात है कि ये सबके घरों में और दुकानों में भी मिला करता है। पर यही हर किसी के लिए एक आम सा दिखने वाला मैजिक कुछ लोगों के लिए आर्ट से कम नहीं, जिसे सीखने के लिए उन्होंने अपनी जान भी लगा दी। और इन लोगों को ही आज के टाइम पे विजार्ड्स कहा जाता है, जो सब अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते थे। और इन सभी फेमस विजार्ड्स के अलग अलग ग्रुप्स को गिल्ड कहा जाता है। सारे के सारे गिल्ड्स में से एक गिल्ड ऐसा भी है जो बहुत ही मशहूर है और सबसे पावरफुल माना जाता है। आज तक के सबसे लेजेंडरी और पावरफुल विजार्ड्स हमेशा इसी गिल्ड से निकलते आए हैं, जिसका नाम है फेरी टेल। ये कहानी हार्ग्यून नाम के एक छोटे से टाउन से शुरू होती है, जहाँ एक लड़का जमीन पर लेटा उल्टिया कर रहा होता है। और यही है इस कहानी का मेन कैरेक्टर नात्सु, जिसके साथ हैप्पी नाम की एक छोटी सी बिल्ली भी होती है। मोशन सिकनेस की वजह से बेचारी की बुरी हालत हो चुकी थी। असल में यार नात्सु और हैप्पी हार्ग्यून नाम के इस टाउन में सैलेमेंडर नाम के एक बंदे की तलाश में आए हुए थे। ट्रेन की टिकट लेने के बाद बेचारा नात्सु जैसे उसमें बैठा, ट्रेन ही चल देती है और हैप्पी बाहर ही खड़ा रह जाता है। अबे देख क्या रहा है, ट्रेन रोकना। वहीं दूसरी तरफ टाउन में दुकान के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने लिए कुछ मैजिक आइटम खरीदने आई हुई थी। दुकानदार उसे कुछ अलग अलग मैजिक आइटम्स दिखाता है जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आते और वो कहती है कि ये सब छोड़ो, मुझे गेट कीज चाहिए। तो दुकानदार उसे अब गेट कीज दिखाता है जिसका दाम होता है 20,000 ज्वेल्स। और इतने पैसे तो बेचारी के पास थे नहीं, तो अपनी अदायत दिखाते हुए दुकानदार को पटाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता और वो गुस्से में वापस बाहर आ जाती है। वहीं बिल्डिंग के नीचे से कुछ लड़कियों की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है, जिन्होंने सैलेमेंडर नाम के किसी आदमी को घेर रखा होता है, जो कि एक बहुत ही फेमस विजार्ड है और हर लड़की उसे पसंद करती है। और ये बंदा एक फायर मैजिक यूजर है। वहीं आस पास अपना नात्सु भी घूम रहा होता है और जैसे उसने सैलेमेंडर का नाम सुना, जल्दी से भागते हुए आता है। लड़कियों की टोली ने उस आदमी को चारों तरफ से घेर रखा होता है। साथ ही उसे देखने वही लड़की लूसी भी आई होती है। वो बंदा सभी को अपनी अदाएं दिखा ही रहा था कि तभी नात्सु वहां जाता है। अबे तू है कौन और सैलेमेंडर कहाँ है? जिस पर वो कहता है कि अरे मैं ही तो हूँ सैलेमेंडर, पहचानते नहीं क्या तुम? पर नात्सु बेचारे को बिना कोई भाव दिए चला जाता है, जो देखकर उसकी सारी फैन गर्ल्स जम के नात्सु की धुलाई कर देती है कि साले तूने हमारे आइडल को ऐसा कैसे कहा। सैलेमेंडर नात्सु को बुला के अपने ऑटोग्राफ देते हुए कहता है कि बच्चे ये लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट, पर वो फिर भी मना कर देता है। तो सारी लड़कियां बेचारे को फिर से पीट देती हैं और तभी वो आदमी मैजिक का यूज करते हुए सबके बीच में से गायब हो जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लूसी अपने नात्सु पे थोड़ा तरस खा के उसे खाना खिलाने के लिए लाई होती है और वो भी पूरा फायदा उठाते हुए ठूस ठूस से खा रहा होता है। लूसी बताती है कि दरअसल इस सैलेमेंडर ने उन लड़कियों पर चार्म स्पेल यूज किया था, जिसकी खासियत है दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लेकिन ये मैजिक स्पेल तो सालों पहले बैन हो चुका था ना, तो भला इसे कैसे मिला? नात्सु लूसी से उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि शायद तुम नहीं जानते, पर मैं भी एक विजार्ड ही हूँ और मुझे भी एक गिल्ड ज्वाइन करना है ताकि मोटा पैसा छाप सकूं। लूसी नात्सु को गिल्ड का मतलब समझाती है, जहाँ विजार्ड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बताने, एक साथ काम करने और जरूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने आते हैं। तुम्हें पता है मैं भी जल्दी से किसी गिल्ड को ज्वाइन करके मोटा पैसा छापना चाहती हूँ, पता नहीं कब पूरा होगा मेरा ये सपना। पर नात्सु को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और अपने बारे में बताता है कि हम दोनों यहाँ किसी सैलेमेंडर को ढूंढने आए हैं जिसका नाम है इग्नील। तो लूसी बहुत हैरान होती है कि भाई एक ड्रैगन को ढूंढने यहाँ आया है, और नात्सु पर और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए उसे खिला पिला के चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक पार्क में बैठी सोच रही होती है क्या मुझे फेरी टेल गिल्ड ज्वाइन करना चाहिए। वहीं अचानक सैलेमेंडर आके उससे पूछता है कि अगर तुम किसी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हो तो मेरे साथ आ जाओ, बहुत फायदे में रहोगी। जाना भी न ले तो जैसे बैगन जैसी शक्ल के आदमी के साथ मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो सैलेमेंडर कहता है कि तुम फेरी टेल गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी इसमें अच्छी खासी हेल्प कर सकता हूँ। और एक तरह से वो लूसी को अपने साथ चलने के लिए मना ही लेता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नात्सु और हैप्पी एक ब्रिज के ऊपर बैठे ही होते हैं कि वहाँ कुछ लड़कियों से उन्हें पता लगता है कि सैलेमेंडर असल में फेरी टेल का एक मेंबर है, जो सुन के पता नहीं क्यों पर वो बहुत हैरान होता है। दूसरी तरफ यहाँ एक बड़ी सी बोट के ऊपर सैलेमेंडर लूसी को लेकर आया होता है और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के स्लेव मैजिक का यूज करने ही वाला होता है कि तभी लूसी समझ जाती है और पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ। तभी वहाँ कुछ और लोग लड़कियों को उठाकर अपने साथ लेकर आए होते हैं। लूसी कहती है कि जल्दी बताओ आखिर ये सब हो क्या रहा है। और तब उसे पता लगता है कि असल में सैलेमेंडर का धंधा लड़कियों को अपने झांसे में लाकर उन्हें अपना स्लेव बनाना है और वो उसके साथ भी यही करना चाहता था। बचने के लिए लूसी अपने मैजिक यूज करने ही वाली होती है कि वो उसे रोक देता है, लेकिन अब इससे पहले कि सैलेमेंडर उसे पकड़ के अपना स्लेव बनाए, नात्सु की एंट्री होती है। लेकिन जहाँ और प्लस में जाना चाहिए था वहाँ और माइनस में चला जाता है। बेचारे को मोशन सिकनेस जो है पूरी एंट्री की ऐसी तैसी हो गई। अचानक ही पीछे से बैम्बू विंग्स के ऊपर सवार हैप्पी आकर लूसी को उड़ाते हुए निकल लेता है। सैलेमेंडर रोकने के लिए अटैक्स करने की कोशिश तो करता है, पर हैप्पी उन सबसे बचते हुए जल्दी से निकल जाता है और जैसे ही दोनों उड़ते उड़ते बीच समुद्र में पहुंचे, उसकी पंखुड़ियां ही गायब हो जाती हैं। और इधर दूसरी तरफ अपने नात्सु भाई साहब गुंडों से मार खाने में बिजी होते हैं। एंट्री तो बेचारे ने ऐसे की थी पता नहीं कितना बड़ा हीरो हो। वहीं इधर लूसी अपने मैजिकल गेट कीज का यूज करते हुए एक्वेरियस को बुलाती है और जैसे ही एक्वेरियस ने अपना अटैक किया, पूरी शिप को पानी में बहाने के साथ साथ लूसी को भी बहा देती है। शिप के पलटने के बाद नात्सु उस पर अकेला खड़ा होता है और उनसे कहता है कि तुम जैसे बेशरम लोग अपने आप को फेरी टेल का मेंबर कहते हो, शायद तुम्हें अभी अंदाजा नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। और यहाँ पर यह बात पता लगती है कि असल में नात्सु एक फेरी टेल विजार्ड है, जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नात्सु उन गुंडों को एक ही मुक्के में धोते हुए कहता है, तुम जैसे लोगों को मैं कभी भी फेरी टेल गिल्ड का नाम बदनाम नहीं करने दूंगा। सैलेमेंडर नाम को बंदा फायर मैजिक से अटैक तो करता है, लेकिन नात्सु वो सारी आग को अपने अंदर ले लेता है। एक तरह से कहा जाए तो खा ही जाता है। और अब वो अपने फायर मैजिक का यूज करने वाला होता है, जिसका नाम है फायर ड्रैगन रोर।
यहाँ पे एक नई चीज रिवील होती है कि असल में नात्सु खुद ही एक सैलेमेंडर है। लूसी के पूछने पर हैप्पी बताता है कि दरअसल नात्सु के पास ड्रैगन लंग्स हैं, जिससे वो फायर को अपने अंदर लेकर या कहा जाए खाकर अपनी तरह से यूज कर सकता है। साथ ही ड्रैगन स्किल्स होने की वजह से वो पूरी तरह फायर को भी कंट्रोल कर सकता है, और तो और उसके पास ड्रैगन के नुकीले पंजे भी हैं, जिससे वो बस एक ही बार में दुश्मनों को खत्म कर सकता है। हैप्पी बताता है कि ये सारी पावर्स एक एंशिएंट स्पेल की वजह से है। वही एक वजह है नात्सु के ड्रैगन पावर्स की। इसे ड्रैगन स्लेयर मैजिक भी कहते हैं, जो खुद इग्नील ने नात्सु को सिखाया है। अब ये इग्नील कौन है, इसके बारे में तुम्हें जल्दी पता लगेगा। नात्सु अपने फायर ड्रैगन फिस्ट मैजिक का यूज करते हुए सिर्फ एक ही पंच में उसकी बैंड बजा देता है। वहीं तभी सामने से एक बहुत बड़ी आर्मी आने लगती है, जो देख नात्सु लूसी को लेकर जल्दी से निकल जाता है। लूसी कहती है कि अरे यार तुम ले कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही। तो नात्सु कहता है चिंता मत करो, हम जा रहे हैं फेरी टेल। जिसके बाद अब मैजिक काउंसिल के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है एरा। यहाँ सभी काउंसिल मेंबर्स फेरी टेल गिल्ड और उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उन्हें ये लगता है कि फेरी टेल गिल्ड के मेंबर्स बहुत ही बेवकूफ हैं, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। तो एक बुढ़ा कहता है कि देखो तुम भले उन्हें कितना भी बेवकूफ समझो, लेकिन वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गिल्ड है। थोड़ी देर तक वो लोग इसी बात पे चर्चा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि फेरी टेल गिल्ड जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दिया जाए। हाँ सही कहा, उन जैसे बेवकूफों के बिना ये दुनिया बड़ी बोरिंग सी हो जाएगी। दूसरी तरफ इधर नात्सु और लूसी फेरी टेल गिल्ड पहुंच चुके होते हैं, जहाँ उनके एंट्री करते ही अंदर बैठे कुछ लोग उसे देख के हंस रहे थे। तो नात्सु उनमें से एक को जोर की लात जड़ के देता है। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे सैलेमेंडर के बारे में झूठ क्यों कहा, वो इग्नील नहीं कोई और था। और बस ये थोड़ी सी हाथापाई के बाद ही अगले ही सीन में पूरा फेरी टेल गिल्ड कुश्ती का मैदान बन जाता है। सारे मेंबर्स आपस में ही लड़ने शुरू हो गए होते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ जरूरी लोगों को इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, जिसमें से इस बंदे का नाम है ग्रेफ फुल बस्टर। अपने भाई के पास सिक्स पैक्स एब्स तो नहीं, पर फिर भी उसे सबके सामने कपड़े उतारने का कुछ ज्यादा ही शौक है। और इस बंदी का नाम है केना एल्बरोना, जो पूरे गिल्ड की सबसे बड़ी पियक्कर है। साथ ही कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से मीरा जैन नाम की लड़की अपनी कुछ ऐसी फोटोज के लिए फेमस है। इन सब के आपस में मारपीट और हल्ला चिल्ला चल ही रहा होता है कि तभी फेरी टेल गिल्ड का मास्टर वहां आ जाता है। दिखने में भले ही तुम्हें ये बड़ा सा लग रहा है, लेकिन है ये एक नाटा सा बुढ़ा। वो सभी मेंबर्स के ऊपर गुस्सा करते हुए गिल्ड के खिलाफ आई हुई कंप्लेंट्स दिखाता है, जो आम लोगों ने उन सभी मेंबर्स के ऊपर की थी। लेकिन अगले ही सेकंड वो सबको जला देता है और कहता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम लोगों को भी काउंसिल वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो जो सही लगे वैसा ही करो, क्योंकि यही बात हमारे फेरी टेल गिल्ड को नंबर 1 बनाती है। इसके अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसी के हाथ के ऊपर भी फेरी टेल गिल्ड का मार्क लग चुका था, जिसे वो बड़ा खुश होते हुए नात्सु को दिखाती है। अबे जाना, मेरे पास तो एक कब से है। दरअसल नात्सु यहाँ पर खड़ा रिक्वेस्ट बोर्ड की तरफ देख रहा होता है, जहाँ विजार्ड्स के लिए काफी सारी जॉब्स होती हैं और इन्हें कंप्लीट करने पर ही उन्हें पैसे मिलते हैं। जितनी बड़ी जॉब उतने ज्यादा पैसे। नात्सु वहीं खड़ा ही था कि उसकी नजर एक बच्चे के ऊपर पड़ती है, जो मास्टर से अपने पापा के बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर वो अब तक कहाँ है। तो मास्टर उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ मुझ पर चिल्लाने के बजाय घर पर जाकर इंतजार करना चाहिए। तुम्हारा फादर भी एक विजार्ड है, इसलिए तुम उसके लौटने का इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। नात्सु इन बातों को सुनकर उस बच्चे के फादर मकाओ को ढूंढने का फैसला करते हुए माउंट होकाबे की तरफ निकल जाता है, जहां मकाओ गया था। लूसी पूछती है कि आखिर बात क्या है, नात्सु इतना उदास क्यों है। तो मीरा जैन बताती है कि दरअसल नात्सु उस बच्चे के अंदर अपने आप को देखता है, क्योंकि सालों पहले उसके फादर भी इसी तरह चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। वैसे हाँ, वो नात्सु का कोई असली फादर नहीं था, बल्कि एक ड्रैगन था जिसका नाम था इग्नील, जिसने बचपन से ही नात्सु को पाल पोस कर बड़ा किया है। इग्नील ने ही उसे आम लोगों की भाषा और मैजिक को यूज करना सिखाया, इसलिए उसके जाने के बाद भी आज भी वो इंतजार में है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अपने नात्सु भाई साहब माउंट होकाबे पहुंच चुके होते हैं और साथ साथ लूसी भी आई थी। और इतनी ठंड होने की वजह से लूसी अपने गेट कीज मैजिक का यूज करते हुए होमोलोगियम नाम के स्पिरिट को बुला के उसी के अंदर जाके बैठ जाती है। इधर नात्सु मकाओ की खोज में घूम ही रहा होता है कि एक बंदर जैसा दिखने वाला प्राणी, जिसे यहाँ के लोग वल्कन भी कहते हैं, अचानक ही उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस बंदर को लड़कियों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो जैसे ही उसने लूसी को देखा जल्दी से लेके भाग जाता है। वल्कन लूसी को अपने केव में लेकर आता है और बहुत ही खुश होता है। भाई इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अब इससे पहले कि वो लूसी को कुछ करता, इतने में नात्सु भी केव में आ जाता है। अब वो बंदर जैसी शक्ल के, ये बता मकाओ कहाँ है। जो सुनकर वल्कन नात्सु को एक होल की तरफ इशारा करता है, और जैसे ही नात्सु वहाँ देखने गया, वो लात मार के उसे नीचे ही फेंक देता है। पता नहीं बेचारा जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। लूसी मौका देखते ही अपनी गेट कीज का यूज करते हुए एक और स्पिरिट को बुलाती है, जिसका नाम है टॉरस। और ये तो भाई उस बंदर से भी ज्यादा ठरकी है। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच की लड़ाई ढंग से शुरू होती, पीछे से नात्सु गुस्से में आके टॉरस को एक लात मार के वहीं सुला देता है। जिसके बाद अब फाइट शुरू होती है वल्कन और नात्सु के बीच। इधर जैसे ही वल्कन ने एक जोरदार पंच किया, नात्सु किस तरह उसे रोक लेता है और जल्दी से बच जाता है। साथ ही लड़ते लड़ते ही वल्कन के हाथ में टॉरस की कुल्हाड़ी भी लग गई होती है, जिसका फायदा उठाते हुए वो नात्सु को बीच से चीरने ही वाला था कि जल्दी से किसी तरह उसने रोक लिया और अपनी बॉडी हीट का यूज करते हुए कुल्हाड़ी को पिघलाकर उसे खाने लग जाता है, ताकि एनर्जी गेन कर सके। जिसके बाद अब बारी आती है नात्सु के फाइनल अटैक
फायर ड्रैगन फिस्ट की और उसके ये अटैक करते ही अगले ही पल बेचारे बंदर का हाल कुछ ऐसा हो गया होता है। अचानक उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और वल्कन मकाओ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। होश में आने पर मकाओ बताता है कि मैंने 19 वल्कन्स को हरा दिया था, पर ये वाला किसी तरह मुझ पे हावी हो गया। असल में यार हुआ ये था कि इस वल्कन ने मकाओ को हराने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर पोजेशन स्पेल का यूज करके उसे पोजेस कर लिया था। मकाओ का बेटा रोमियो अपने फादर को याद करते हुए उदास बैठा ही रो ही रहा था कि उसे नात्सो की आवाज आती है जो अपने साथ मकाओ को लेकर आ रहा होता है और दोनों बाप बेटे को मिलाकर नात्सो और लूसी वापस अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अगली सुबह लूसी को दिखाया जाता है जो अपने घर में काफी टाइम बाद सुकून से सो के उठी थी, लेकिन उसका ये सुकून बस तब तक ही था जब तक कि उसकी नजर नात्सो और लूसी पर नहीं पड़ी। दोनों ने मिलकर बेचारी की घर की ऐसी तैसी कर दी होती है। गुस्से में आके लूसी नात्सो को जड़ के लात घुसे देती है। ये लो अब शांति से चाय पियो और निकलो मेरे घर से। अरे तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास सेलेस्टियल कीज किस तरह की हैं? तो लूसी अब अपनी सारी कीज दिखाती है जिसमें से 3 है सिल्वर और 3 है गोल्डन कीज और इन सभी स्पिरिट्स के साथ लूसी का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। अरे हाँ याद आया, मैंने एक नई की भी खरीदी थी पर अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। यहाँ पर मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सेलेस्टियल विजार्ड्स को सेलेस्टियल स्पिरिट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है जिसमें वो ये पता करते हैं कि सेलेस्टियल स्पिरिट हफ्ते में किस किस दिन फ्री है ताकि वो उन दिनों में उन्हें बुला सके। और लूसी के इस नई वाली स्पिरिट का नाम है प्लू। नात्सो कहता है तो अब तो हम लोग एक हुए ना, क्योंकि जितने भी फेरीटेल विजार्ड्स हैं वो आपस में टीम बनाते हैं ताकि किसी भी जॉब को टीम वर्क के साथ आसानी से कर पाएं और भी ज्यादा पैसे कमा पाएं। देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही हमारे लिए एक जॉब सिलेक्ट कर ली है और इसमें काफी मजा भी आने वाला है। दरअसल ये जॉब है एक बुक को चुराने का जिसके लिए उन्हें 2 लाख ज्वेल्स मिलेंगे। फिलहाल में अभी जिस आदमी के पास ये बुक है वो बड़ा ही अश्लील बंदा है और उसे अपने लिए गोल्डन बालों वाली एक नई मेड चाहिए। जो सुनते ही लूसी को समझ में आ जाता है कि नात्सो ने जॉब क्यों चुनी। दोनों उसे एक चाड़े की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ गिल्ड में शैडोगर नाम की एक टीम उसी जॉब की कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढ रही थी, लेकिन नात्सो तो वो जॉब पहले ही ले चुका है। मास्टर कहता है कि शायद तुम बच्चा भी जानते नहीं, इस काम के लिए 2 लाख नहीं बल्कि 2 मिलियन ज्वेल्स मिलेंगे। यहाँ इधर नात्सो की टीम शिरोत्सुमे टाउन पहुंच चुकी होती है जहाँ लूसी वही मेड की ड्रेस पहनकर अपने क्लाइंट से मिलने पहुंचती है। कैबी मेलन जो उन्हें इस काम के पैसे देगा वो बताता है कि फिलहाल ये बुक इवालो नाम के एक आदमी के पास है और मुझे हर हाल में वो बुक चाहिए, तुम चाहो तो उसे डिस्ट्रॉय ही कर देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अब लूसी मेड के कपड़ों में इवालो के घर के गेट के बाहर आ गई होती है। तभी अचानक एक मोटी भैंस जैसे दिखने वाली मेड के साथ साथ इवालो प्रकट हो जाता है और देखते ही लूसी को बदसूरत कह के गेट पे रिजेक्ट कर देता है। अरे तुम बुरा मत मानना पर मैं सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही काम पे रखता हूँ, जैसे कि ये लोग, ये है मेरी प्यारी प्यारी मेड्स। भाई अगर सही में इसे खूबसूरती कहते हैं तो मैं बदसूरत ही ठीक हूँ। फिलहाल अभी इनका ये प्लान फेल हो चुका था और लूसी बैठ के रो रही होती है क्योंकि बेचारी रिजेक्ट हो गई। नात्सो कहता है तो मतलब अब वक्त है प्लान बी का और अब चुपके से तीनों सक्सेसफुली उसे घर में एंटर हो जाते हैं और उस बुक की खोज में हर एक कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। अब यार ये क्या चीज है, पता नहीं कैसे कैसे शौक है इस बंदे के। अब इससे पहले कि वो लोग पूरे पैलेस की तलाशी लेते हैं वो 4 बेहद ही खूबसूरत मेड्स ने उन्हें देख लिया होता है और एक साथ उन पे अटैक कर देती हैं। वो मोटी भैंसी तो लिटरली नात्सो के ऊपर कूद जाती है पर सही टाइम पे बेचारे ने खुद को बचा लिया, नहीं तो चटनी बन जाती उसकी। छुपते छुपाते तीनों अब लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहाँ थोड़ी छानबीन करने पर उन्हें वो बुक मिल ही जाती है और जैसा कैबी ने कहा था बुक को डिस्ट्रॉय करने के लिए नात्सो वैसा ही करने वाला होता है कि तभी लूसी उसे ले लेती है क्योंकि ये बुक उसकी फेवरेट राइटर ने लिखी थी। और अचानक इवालो भी वहीं आ जाता है। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि ये बुक वापस कर दो अगर अपनी जान प्यारी है तो। लूसी भी लाइक अबे जान टकलू और साइड में बैठ के बुक पढ़ने लगती है। जो देख इवालो अब इन तीनों को ठिकाने लगाने के लिए वैनिश ब्रदर्स को बुलाता है। तो लूसी कहती है कि इस बुक में जरूर कोई सीक्रेट है, नात्सो तुम इन्हें यहाँ बिजी रखो, मैं इसे देखती हूँ। लेकिन लूसी के वहां से जाते ही इवालो भी उसके पीछे निकल जाता है। जो देख नात्सो उसकी हेल्प के लिए हैप्पी को भेज देता है। बच्चे तुम तो एक एबिलिटी टाइप विजार्ड हो। मैंने सही कहा ना। दरअसल 2 तरह के विजार्ड्स होते हैं, एबिलिटी टाइप विजार्ड वो जो अपने बॉडी में मौजूद मैजिक को यूज करते हैं और दूसरे होल्डर टाइप विजार्ड जो किसी न किसी तरह के मैजिक आइटम को यूज करते हैं जैसे कि लूसी। अब इन लोगों की लड़ाई शुरू होती है और तुम्हें भी ये देख के समझ आ ही रहा होगा कि फिलहाल नात्सो ही इनसे पिटे जा रहा है क्योंकि वैनिश ब्रदर्स एंटीफायर स्पेशलिस्ट हैं। इधर लूसी को दिखाया जाता है जो उस बुक को पढ़ने के लिए विंड रीडर ग्लासेस का यूज कर रही होती है जिससे वो 4 गुना ज्यादा स्पीड में बुक को पढ़ पा रही थी। लेकिन तभी ही इवालो पकड़ लेता है। इधर वैनिश ब्रदर्स नात्सो के सारे फायर अटैक्स उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने में लगे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में पासा पलट जाता है। उनकी ये टेक्निक उन पे ही भारी पड़ जाती है क्योंकि नात्सो सारिया को अपने अंदर ले लेता है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक फायर ड्रैगन विंड का यूज करता है और बस इसके अगले सीन में बेचारे दोनों का पापड़ बन जाता है। यहाँ इवालो लूसी को पकड़ के बुक के सीक्रेट्स के बारे में पूछता है क्योंकि उसे बात खुद नहीं पता कि आखिर उस बुक में किस किस तरह के सीक्रेट्स लिखे हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हैप्पी भी वहाँ पहुंच जाता है और लूसी के जरिए ये पता लगता है कि इस बुक के राइटर कैबू ज़ेलियन से जबरदस्ती डरा धमकाकर इस बुक को लिखवाया। यहाँ तक कि इवालो ने ज़ेलियन को 3 सालों तक अपने घर के जेल में कैद रखा। लूसी कहती है कि आप कुछ छुपा नहीं रहा, तुम्हारे सारे राज इस बुक के अंदर लिखे हैं, नॉर्मली इसे कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि ज़ेलियन ने इसके ऊपर एक स्पेशल स्पेल यूज किया है। लूसी गेट कीज का यूज करते हुए अपने सेलेस्टियल स्पिरिट कैंसर को बुलाती है, लेकिन
लेकिन साथ ही साथ गेट कीज इवालो के पास भी होती है, जिससे वो वर्गो को बुलाता है। हाँ, तुमने सही देखा, ये भी एक स्पिरिट ही है। और उसके साथ साथ नात्सु भी यहाँ पहुंच गया होता है, क्योंकि समन होते वक्त उसने वर्गो को कस के पकड़ लिया था, तो वो भी उसके साथ ही चला गया। इसके अगले ही पल में नात्सु और लूसी एक साथ मिलकर बड़े आराम से ही इवालो को पेल देते हैं। बेचारे की तो विग भी उतर जाती है और अगले ही सेकंड नात्सु इवालो के पूरे घर को तहस नहस कर देता है। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों उस बुक को लेकर कैबी मेलन को वापस कर देते हैं और लूसी कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपने फादर की लेगेसी को बचाना चाहते हो। और यहाँ पर ये बात पता लगती है कि इस बुक के राइटर कैबू ज़ेलियन कैबी मेलन के फादर थे। असल में हुआ ये था कि 3 सालों तक इवालो की कैद में रहने के बाद जब उसके फादर लौटे तो उन्होंने कसम खा ली कि अब वो कोई भी किताब नहीं लिखेंगे और उसी वक्त उन्होंने अपने हाथ भी काट लिए। कुछ दिनों बाद जब कैबी अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल गया तो वो कहता है कि आपको उस घटिया इंसान के साथ काम नहीं करना चाहिए था। 3 सालों तक आप उसके पास रहे, हमारे बारे में एक पल भी नहीं सोचा। तो उसके फादर बताते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं बुक लिखते वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। जो सुनकर कैबी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो आप हमारे पास लौट कर क्यों नहीं आए, और अपने फादर से नाराज होकर चला जाता है। और फिर इसके कुछ दिनों बाद कैबू ज़ेलियन की डेथ हो गई और क्योंकि इसी बुक की वजह से उसके फादर को इतना दुख और दर्द सहना पड़ा, इसलिए कैबी उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो ये करता, बुक में से एक तेज रोशनी निकलती है। उस बुक के ऊपर लिखे लेटर्स डे ब्रेक से चेंज होकर डियर कैबी में बदल जाते हैं और जो भी इस बुक के अंदर लिखा था वो सारे लेटर्स बाहर आकर रीअरेंज हो जाते हैं। लूसी उसे बताती है कि असल में उन्होंने ये बुक तुम्हारे लिए ही लिखी थी, इसमें हर वो बात लिखी है जो वो अपने बेटे से कहना चाहते हैं। लूसी की बातों से भी पता लगता है कि कैबू ज़ेलियन ने अपना हाथ इसलिए नहीं काटा था कि वो शेम फील कर रहा था, बल्कि इसलिए काटा क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बेस्ट राइटिंग कंप्लीट कर ली थी जो उन्होंने अपने बेटे के ऊपर लिखा था। नात्सु कहता है कि देखो, तुम्हें हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, हमारा काम था बुक को डिस्ट्रॉय करना, जो हमने नहीं किया, तो अब हमें पैसे लेने का हक भी नहीं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई क्या ये पागल है, इसने 2 मिलियन ज्वेल्स का इनाम क्यों छोड़ दिया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि नात्सु जानता था कि रियलिटी में कैबी कोई अमीर नहीं, उसने बस अपने फादर की लेगेसी को बचाने के लिए ही खुद को अमीर दिखाने का नाटक किया। बीच जंगलों में से काफी घंटों तक सफर करने के बाद तीनों अब वापस घर जा ही रहे होते हैं कि तभी नात्सु को झाड़ियों के बीच में से कुछ दिखाई पड़ता है और ये और कोई नहीं बल्कि फेरीटेल गिल्ड का ही एक मेंबर ग्रे था। याद तो होगा ही तुम लोगों को, नात्सु और इसके आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। कुछ देर तक उनसे बैठ के बातचीत करने के बाद ग्रे कहता है कि तुम्हें जल्दी वापस गिल्ड जाना चाहिए क्योंकि एर्जा वापस आ रही है। लूसी के पूछने पर दोनों उसे बताते हैं कि एर्जा बहुत ही पागल और खतरनाक औरत है, उसके पास इतनी ताकत है कि मास्टर को भी बस अपने एक ही लात से उड़ा सकती है। चारों इस बारे में आपस में बात ही कर रहे होते कि अचानक उन पे कोई हमला करता है, जो किया था कुछ विजार्ड्स ने, और वो हैप्पी को पकड़ के उसे खाने के लिए पका रहे होते हैं। अब इससे पहले कि वो लोग हैप्पी को सच में खाकर हैप्पी होते हैं, तीनों वहां आ जाते हैं और बस कुछ सेकंड्स में ही नात्सु और ग्रे उन्हें पेलकर एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही इन तीनों का ध्यान थोड़ा सा भटकता है, उनमें से एक विजार्ड चुपके से कुछ बोलता है और इसके अगले ही पल एक बड़ा सा हाथ आकर उन तीनों के साथ साथ पेड़ को भी ले जाता है। एक सेकंड में ही वो तीनों अपनी जगह से गायब हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ टाउन में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसने अपने पूरी बॉडी पर आर्मर पहना हुआ था और एक बड़े से हॉर्न को लेकर आ रही होती है। हर कोई बहुत ही हैरानी से उसी की तरफ देख रहा होता है। इधर नात्सु और लूसी को दिखाया जाता है जिनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे होते हैं, तो लूसी रिक्वेस्ट बोर्ड पर कोई अच्छा सा जॉब ढूंढने लगती है। मीरा उनसे कहती है कि तुम लोग अपनी जॉब ढूंढने के बाद मुझे जरूर बता देना, मास्टर आज एक मीटिंग में गए हैं तो सब कुछ मुझे ही संभालना है। लूसी पूछती है कौन सी मीटिंग? तो मीरा अपने मैजिकल पेन के जरिए हवा में लिखकर समझाती है कि एरा नाम की एक मैजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सबसे पावरफुल माना जाता है। इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं जो कि गिल्ड पे नजर रखने का काम करते हैं कि वो सही तरीके से चलाए जा रहे हैं या फिर नहीं। अगर कहीं कुछ गलती हुई तो ये लोग हमें पनिश भी कर सकते हैं, इसलिए गिल्ड मास्टर को बाकी सभी गिल्ड मास्टर्स के साथ इनकी मीटिंग में जाना होता है। मीराजन बताती है कि इन सब के अलावा एक गिल्ड ऐसा भी है जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता। ये लोग सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी एर्जा की एंट्री होती है। उसके आते ही पूरे गिल्ड का माहौल एकदम से ही चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि नात्सु और ग्रे जैसे जानी दुश्मन भी एर्जा के सामने दोस्त बनने की एक्टिंग करने लगते हैं क्योंकि एर्जा स्ट्रॉन्गेस्ट फेरीटेल विजार्ड्स में से एक है जिसने नात्सु और ग्रे दोनों को ही धूल चटाई हुई है। ओए तुम दोनों बेवकूफ, मेरे साथ आओ, तुम लोगों से काम है मुझे। जिसके बाद अगली सीन में दिखाया जाता है कि नात्सु और ग्रे फिर से लड़ने शुरू हो जाते हैं और इनके साथ साथ लूसी भी आई हुई होती है क्योंकि मीराजन ने उसे जाने को कहा था ताकि इन दोनों बेवकूफों को लड़ने से रोका जा सके। और जैसे ही अब एर्जा वहां आती है, दोनों फिर से पक्के वाले यार बन जाते हैं। जिसके बाद अब वो लोग ट्रेन में बैठते हैं और एर्जा नात्सु को पंच मार के बेहोश कर देती है ताकि ये फिर से उल्टियां करनी शुरू न कर दे। ग्रे पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा मिशन क्या है? जिस पर एर्जा बताते हैं कि इस बार डार्क गिल्ड आइजनवर्ल्ड कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग किसी लुलाबाई नाम की मैजिक आइटम की तलाश में है, तो इससे पहले कि वो ऐसा कर पाए हमें उन्हें रोकना होगा, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। थोड़ी देर बाद अब स्टेशन आते ही वो सब उतर जाते हैं, लेकिन ट्रेन फिर से शुरू हो जाने के बाद उन्हें याद आता है कि नात्सु तो ट्रेन में ही रह गया। अबे अबे रुको बे, लो फिर से चला गया। यहाँ दिखाया जाता है कि जिस ट्रेन के अंदर नात्सु था वहाँ आइजनवर्ल्ड का एक विजार्ड भी मौजूद था, यानी डार्क गिल्ड का विजार्ड, और नात्सु को देखते ही वो उसकी बेइज्जती करने लगता है। जिसके रिप्लाई में नात्सु फायर मैजिक यूज करने की कोशिश तो करता है पर अपने मोशन सिकनेस की वजह से कर नहीं पाता, जो देख कागयामा फायदा उठाते हुए अपने अटैक्स करता है। पर इससे पहले कि इनकी लड़ाई और आगे बढ़ती, अचानक ट्रेन ही रुक जाती है क्योंकि यहाँ पर एर्जा ने इमरजेंसी लीवर खींच दिया था। तब इधर नात्सु को अपने सामने एक अजीब सा फ्लूट पड़ा दिखता है जिसके ऊपर एक स्कल बना हुआ है और 3 आंखें हैं, और ये मैजिक आइटम और
कुछ नहीं बल्कि लुलाबाई है, जो देख कागयामा जल्दी से अपना फ्लूट उठा लेता है और खुद को किसी तरह नासु के अटैक से बचाने की कोशिश करता है। तब एक अनाउंसमेंट की आवाज आती है कि ट्रेन अब फिर से चलने वाली है। तो नासु कहता है कि भाई सुन लिया ना तूने, चल अब बाहर चल के लड़ते हैं। दूसरी तरफ लूसी, ग्रे और एड्जा एक कार में बैठे नासु को ढूंढने आ रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन की स्पीड एकदम से बढ़ने की वजह से नासु बाहर फेंका जाता है और सीधा ग्रे के मुंह पे आगे गिरता है। नासु उन्हें ट्रेन में मिले उस डार्क गिल्ड के मेंबर के बारे में बताता है, तो एड्जा उसे एक थप्पड़ देती है कि अबे घोचू, तुझे उसे रोकना चाहिए था ना। लेकिन यार अब इस बेचारे की भी क्या ही गलती। जब एड्जा डार्क गिल्ड के बारे में सबको समझा रही थी तो ये तो बेहोशी पड़ा था, तो इसे कुछ पता ही नहीं है कि अभी इनका मिशन है क्या। नात्सु उन्हें उस अजीब से दिखने वाले फ्लूट के बारे में बताता है जिसमें एक स्कल लगा हुआ था और 3 आंखें थी। सीन अब वापस ट्रेन पर आता है जहां आइजनवाल्ड के कुछ विजार्ड्स ने ट्रेन को घेर लिया था और उसके अंदर से सब कुछ खाली करवा रहे थे। तभी ट्रेन से कागयामा उतरता है और अपने ही एक साथी एरिगोर को बताता है कि मैंने फाइनली सील तोड़ ही दिया। सील का मतलब यहाँ मैजिक सील से है और वो उस फ्लूट को एरिगोर को दे देता है और यहाँ पता लगता है कि ये फ्लूट ही है लुलाबाई, वही मैजिक आइटम जिसे नासु की टीम ढूंढ रही है। एरिगोर बताता है कि पहले तो बस एक नॉर्मली फ्लूट था, लेकिन अब ये एक डेथ फ्लूट बन चुकी है, जिसकी खासियत यह है कि जब इसे बजाया जाएगा तो इसे सुनने वाला हर एक इंसान मर जाएगा। इससे हम चाहे तो हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार सकते हैं। जिसके बाद एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे गिल्ड मास्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। ये है ब्लू पेगासस गिल्ड का मास्टर बॉब और हाँ ये एक आदमी है और ये बंदा है क्वार्टरा सेरेबरस गिल्ड का मास्टर गोल्ड माइन। मैकारोव के साथ सभी की मीटिंग चल रही होती है फेरटेल गिल्ड को लेकर। तभी एक छोटी सी चिड़िया मैकारोव के लिए कुछ मैसेज लेकर आती है जिसे भेजा था मीरा जैन ने। लेटर खोलने पर उसका प्रोजेक्शन सामने आता है जहाँ वो मैकारोव को नासु की नई टीम के बारे में बताती है जिसमें आप ग्रे और एड्जा भी हैं। मुझे यकीन है ये हमारी फेरटेल गिल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी। जो सुनकर मास्टर के तो होश ही उड़ जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ये तीनों मिलकर तो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी तरफ बगल के ही स्टेशन में लोग उस ट्रेन के ऊपर हुए अटैक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और अपनी टीम ऊपर से सब कुछ देख रही थी सिवाय नात्सु भाई साहब के। और उन्हें पता लगता है कि आइजनवर्ल्ड विजार्ड्स को ढूंढने के लिए आर्मी को भेजा गया है और अब वो तीनों भी वहीं निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन में एरिगोर कागयामा के ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से नात्सु ने लुलाबाई को देख लिया। अरे यार तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वैसे भी उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता और पता चल भी जाए तो कुछ कर थोड़ी सकते हैं वो। शायद इन फेरटेल वालों की अगर ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। इधर एड्जा उन तक पहुंचने के लिए तेजी से पूरे जोश में गाड़ी चला रही होती है। और हाँ एक बात जो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, ये एक मैजिकल कार है जिसे चलाने के लिए मैजिक एनर्जी लगती है। जितना तेज ये गाड़ी चलेगी चलाने वाले की उतनी ही ज्यादा एनर्जी खत्म होगी। कुछ देर बाद अब चारों ओशिमाना स्टेशन पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हो रखी थी। एड्जा वहाँ के एक ऑफिशियल से पूछती कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, तो वो कहता है कि मैं तुझे क्यों बताऊं, ले बेटा अब खालात घुसे। जिसके बाद एड्जा नात्सु और बाकी सभी के साथ बिल्डिंग के अंदर चली जाती है जहाँ आइजनवर्ल्ड के विजार्ड्स बैठे हुए थे और जो आर्मी उन्हें रोकने के लिए आई थी सब बेहोश पड़े होते हैं। चारों जैसे ही वहाँ पहुंचे तो एरिगोर और बाकी सब उन्हें देख रहे होते हैं जैसे कि वो कब से इसी इंतजार में बैठे थे। एड्जा कहती है कि अब तो हमारा आमना सामना भी हो गया, तो आप बता भी दो आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तब एरिगोर अपना प्लान बताता है। वो लुलाबाई सॉन्ग को माइक के जरिए हर जगह फैलाना चाहता था जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग उसकी आवाज सुन के मर जाएं। आखिर तुम लोग ये कर क्यों रहे हो, चाहते क्या हो तुम? इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें क्या पता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो राइट्स और सेफ्टी नहीं है जो इनके पास है। असल में यहाँ पर एरिगोर अपने डार्क गिल्ड के बारे में बात कर रहा है जिसे लीगल नहीं माना जाता। हर कोई उन्हें बुरा ही समझते हैं, वैसे ये साले बुरे है भी। लूसी कहती है कि आखिर ये सब करके तुम करना क्या चाहते हो, इस तरह से तुम्हारे अधिकार तुम्हें वापस मिलने से रहे। नहीं अब हमें कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, अब ये ताकत ही हमारे लिए सब कुछ है, अब हम एक नया भविष्य बनाएंगे। तभी अचानक से कागयामा लूसी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वक्त रहते नात्सु ने उसे रोक लिया और लड़ने के लिए तैयार होता है। वाह क्या बात है, ये चूजे मेरी जाल में फंसी गए और एरिगोर वहां से चला जाता है। तो एड्जा नात्सु और ग्रे को उसके पीछे जाने के लिए कहती है लेकिन दोनों बेवकूफ फिर से लड़ने ही लगते हैं और उनके पीछे पीछे कागुयामा और रायुले भी निकल जाते हैं। इधर एड्जा लूसी के साथ बाकी सभी आइजनवर्ल्ड विजार्ड से भिड़ती है जहां अपनी स्वॉर्ड से बिना रुके बस सबको धोती जा रही होती है और लड़ते लड़ते ही एड्जा ने 2 बार अपने वेपन्स चेंज भी कर लिए। ये एक टेक्निक होती है जिससे विजार्ड अपने वेपन को उन वेपन से बदल सकते हैं जो दूसरे डायमेंशन में मौजूद हैं और इस टेक्निक को रिक्विप भी कहते हैं। वहीं लूसी अपने सेलेस्टियल स्पिरिट कैंसर को बुलाती है जो बेचारे सारे विजार्ड्स को बड़ी गंदी तरीके से पेलता है। कुछ देर तक लड़ते लड़ते एड्जा देखती है कि अभी भी कई सारे लोग बचे हैं, तो अब थोड़ा सीरियस होते हुए वो अपने आर्मर को हेवन व्हील्स आर्मर में बदल लेती है और अपना वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस अटैक करके एक बार में ही सबको मौत के घाट उतार देती है। लेकिन फिर भी एक बंदा बच गया होता है जिसके इतनी फट गई थी कि वो दुम दबा के निकल लेता है। दूसरी तरफ नात्सु और ग्रे एरिगोर को ढूंढी रहे थे कि तभी एक जगह पर उन्हें 2 रास्ते मिलते हैं जो देख दोनों अलग अलग जाने का फैसला करते हैं। ग्रे को सामने एक स्टूडियो दिखता है जिसे तोड़ के वो अंदर घुस जाता है। उसे लगा शायद यहाँ पर एरिगोर होगा लेकिन उसके बजाय यहाँ पर रायुले बैठा होता है जो अचानक ही उस पे हमला कर देता है। इधर एड्जा लोगों के सामने आके एरिगोर का प्लान बताती है और उन्हें वार्न करते हुए चले जाने को कहती है। लुलाबाई की थोड़ी सी आवाज भी यहाँ पर खड़े सभी लोगों की जान ले सकती है, लेकिन इससे पहले कि वो सभी लोग भाग पाते एरिगोर ने एक बैरियर बना दिया होता है ताकि कोई भी बाहर ना जा पाए और वो एड्जा को भी इसी बैरियर के अंदर ट्रैप कर देता है। वो कोशिश तो करती है बाहर निकलने की लेकिन ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो भी इसे नहीं तोड़ सकती। अंदर ग्रे और रायुले की लड़ाई चल रही होती है जहाँ काफी आसानी से ग्रे उसे ओवर पावर कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, प्लान क्या है
है तुम्हारा? शायद तुम लोग को ये पता नहीं, ये तो बस हमारा एक जाल था, तुम लोगों को यहाँ रोक के रखने के लिए। हमारा असली टारगेट तो मास्टर्स की कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। अब तुम लोग तो यहाँ फंस चुके हो, तो उन्हें कौन बताएगा कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। उसकी सारी बकवास सुन के आग बबूला हुआ ग्रे रायुले को बस एक झटके में ही पूरा फ्रीज कर देता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ का आगे आमा नासु का पीछा कर रहा होता है और कहता है कि अब तो ये बचने नहीं वाला। बाहर से देखने पर ये पूरा स्टेशन एक विंड बैरियर से कवर था और एर्जा अंदर आइजन वर्ल्ड विजार्ड से उनके प्लान के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ग्रे आके उसे बताता है कि एर्जा ये सब बस एक ट्रैप है। एरिगोर का प्लान है लुलाबाई म्यूजिक से सारे गिल्ड मास्टर्स को मारना। जो सुन एर्जा को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल अभी वो कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ी देर तक इस बात पे और सोचने के बाद एर्जा को कागयामा के बारे में याद आता है, जिसने लुलाबाई की मैजिक सील को तोड़ दिया था। अगर सही में उसने किया था तो वो इस विंड बैरियर को भी तो तोड़ सकता है। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। उनकी ये बातें वही सोया पड़ा एक विजार्ड सुन लेता है और उस बंदे को बुलाता है जो आखिर में सबसे बच के भाग गया था। तुम जाओ, जाकर जल्दी से कागयामा को ढूंढो। दूसरी तरफ यहाँ नासु एरिगोर को ढूंढने के चक्कर में पूरे स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने लगता है कि तभी पीछे से कागयामा आके अटैक कर देता है। नासु फिर भी खुद पे कंट्रोल करते हुए एरिगोर के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि बेटा उसके बारे में जानने से पहले तुझे मुझे हराना होगा, और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। स्नेक शैडो बच्चे तो इस बार तो नहीं बचने वाला, जिसके जवाबी हमले में नासु फायर ड्रैगन विंड का यूज करता है। ये नामुमकिन है, इसके पास ऐसी पावर्स भी हैं। इस अटैक की वजह से पूरा स्टेशन हिलने लग जाता है, तो इन्हें भी अंदाजा हो गया था कि ये काम किसका होगा। हाँ, सही जवाब। और कुछ देर में ही एर्जा और ग्रे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। नासु इसे बिल्कुल भी चोट मत पहुँचाना। अबे अबे अभी तो कह रही थी चोट मत पहुँचाना, और अब खुद ही मार रही है। एर्जा कहती है साले बता भी तो दे कैसे टूटेगा ये बैरियर। अब इससे पहले कागयामा उन्हें कुछ बताता, पीछे से वही विजार्ड आकर कागयामा को मार देता है ताकि अब कोई भी यहाँ से बाहर ना जा पाए। जो देख नासु को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये लोग अपने ही साथियों कैसे मार सकते हैं, और जम के उस साले की धुलाई करता है। नहीं नहीं कागयामा तो मर नहीं सकते, सिर्फ तुम ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। अबे उठना साले, मर गया क्या? बाहर निकाल हमें। भाई उसे उठा रही है या फिर और मार रही है। दूसरी तरफ एरिगोर सभी मास्टर्स के कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल के बहुत ही करीब पहुंच चुका होता है। नासु अपने कुछ अटैक स्ट्राइक तो करता है और कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। एर्जा भी यहाँ ट्राई कर रही होती है कि कागयामा किसी तरह उड़ जाए। तभी इसी बीच नासु को वो बात याद आती है कि जब पिछली बार उसने वर्गो को पकड़ लिया था और एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया था, तो क्या पता शायद दोबारा ऐसा करके वो यहाँ से बाहर निकल सके। लूसी कहती है कि नहीं, ये बहुत ही रिस्की है, और अगर हमें करना भी चाहे तो इसके लिए हमें विंड बैरियर के बाहर किसी सेलेस्टियल विजार्ड की जरूरत होगी जो बाहर से किसी सेलेस्टियल स्पिरिट को समन कर सके। तभी हैप्पी को कुछ याद आता है और लूसी को वर्गो की देते हुए बताता है कि पिछली बार की लड़ाई के बाद वर्गो का इवालो के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो इसलिए अब वो तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। लूसी कहती है कि अभी इसे रहने देते हैं, बाद में कभी देखेंगे। अरे लेकिन मैंने कहा ना अभी रहने देते हैं। हाँ लेकिन यार मैं तो बस ये सोच रहा था कि वर्गो जमीन के अंदर गड्ढा कर सकती है, तो वो यहाँ पे भी गड्ढा करके हमें बैरियर के दूसरी तरफ ले जा सकेगी। जो सुनकर सब हैरान होता है कि भाई ये तरीका हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। जिसके बाद लूसी उसे समन करती है। तब यहाँ पर ये बात पता लगती है कि वर्गो अपने मास्टर के चाहत के अनुसार अपनी बॉडी को जब जैसे चाहे चेंज कर सकती है। अरे सुनो, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, फिलहाल तुम यहाँ गड्ढा कर सकती हो ताकि हम यहाँ से निकल पाए। तो वर्गो अब ऐसा ही करती है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग निकलते हैं, नासु कागयामा को भी साथ ले लेता है। देखो भले ही हमारा दुश्मन है, पर हम इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद अब वो सभी बैरियर से बाहर निकल जाते हैं और बेचारे ग्रे को तो कुछ खतरनाक नजारा ही दिख जाता है। वो लोग नोटिस करते हैं कि नासु और हैप्पी तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ गया। इधर एरिगोर तेजी से कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी हैप्पी के ऊपर सवार नासु पीछे से आके उसे एक लात जड़ के देता है। दूसरी तरफ ये तीनों भी कार में निकल चुके होते हैं। कागयामा पूछता है कि भला तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया? शायद तुम्हें अभी किसी डॉक्टर की जरूरत है। मुझे पता है तुम लोग मुझे एरिगोर के खिलाफ यूज करना चाहते हो, पर इसका कोई भी फायदा नहीं, उसे मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्रे कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में लाइफ और डेथ से भी ऊपर कई सारी चीजें हैं। पता नहीं तुम जैसे लोगों को ये बात कब समझ आएगी। बाहर बैठी एर्जा काफी थक चुकी थी क्योंकि कार चलाने में उसे कुछ ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। साथ ही यहाँ एरिगोर और नासु के बीच ही फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ नासु उसके सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं पा रहा होता। हैप्पी मदद करने की कोशिश तो करता है पर कर नहीं पाता, और एरिगोर के अटैक्स को रोक ना पाने की वजह से नासु सीधा खाई में जाकर गिरता है। उसे कुछ अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। देखो नासु, अगर तुम चाहो तो अपने फायर को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत की जरूरत होगी। ये टेक्निक आ जाने के बाद तो तुम्हें वाटर और विंड मैजिक भी नहीं हरा सकता। सीना प्रेजेंट में आता है जहाँ नासु अपने फायर को कंट्रोल करते हुए वापस ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, जो देख एरिगोर को यकीन ही नहीं होता कि इसने ऐसा कर कैसे लिया। अगले ही पल नासु फायर ड्रैगन रोर का यूज करता है, पर एरिगोर इस अटैक को भी रोक लेता है। वो अब सीरियस होते हुए अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक स्टॉर्म विंड अटैक का यूज करता है, जिसके सामने नासु के सारे अटैक्स फेल हो जाते हैं। बच्चे अब मेरे सामने तुम्हारी ये आग किसी काम की नहीं, फायर कभी भी विंड को नहीं हरा सकता।